नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है, जब संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाए तो उसे हटाने के कानूनी उपाय क्या है। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मालिक का संपत्ति पर कब्जा होना उसका एक कानूनी अधिकार है। किसी भी संपत्ति के मालिक को यह अधिकार प्राप्त है कि उसकी संपत्ति पर कब्जा उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज समाज में दिन प्रतिदिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधी चाकू और बंदूकों की नोक पर सीधे सरल व सभी नागरिकों के ज़मीन व मकानों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। भारतीय कानून में इस समस्या से निपटने हेतु संपूर्ण व्यवस्था दी गई है और सरल व्यवस्था दी गई है, जिसे जनहित में बनाया गया है। कभी कभी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर पीड़ित व्यक्ति के पास आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के कानूनों का सहारा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई भूखंड खरीदा है और उस भूखंड पर किन्हीं गुंडों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तब उन गुंडों के विरुद्ध स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के अंतर्गत वाद लाया जाता है। धोखाधड़ी के अनेक मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीसी की धारा 406 अमानत में खयानत के मामलों में लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 467 फर्जीवाड़ा पर लागू होती है। यदि किसी संपत्ति को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से हथिया लिया गया है तथा उस पर अपना कब्जा जमा लिया गया है, तब पीड़ित व्यक्ति ऐसे मामले में इस धारा के अंतर्गत शिकायत कर सकता है। आज इन धाराओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, सब समझ में आ जाएगा। अब हम आईपीसी की धारा 420 यानी 420 को समझने की कोशिश करते हैं। धोखाधड़ी के अनेक मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से आपराधिक बल के माध्यम से बेदखल करने पर इस धारा को लागू किया जा सकता है। संबंधित पुलिस थाने से इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा करने का आरोपी बनाया जाता है। अगर कोई भी किसी शख्स को धोखा दे, बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति दे या ले, या किसी प्रकार की बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को धोखे से खरीदे, बेचे या उपयोग करे, या किसी भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज में परिवर्तन करे, या उसे बनाए या उसे नष्ट करे, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे, तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार दोषी माना जाता है। अब हम बात करते हैं धोखा के मामले में कौन सा साक्ष्य को बनाए रखना जरूरी हो जाता है। जैसे कोई भी समझौता, जांच, चालान या कोई अन्य लिखित दस्तावेज आदि, व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, कोई गवाह एवं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू आदि सोशल मीडिया पर कोई भी साक्ष्य जो आपके तथ्यों का समर्थन या प्रमाणित करने में मदद करता है। चलिए आप बात करते हैं, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो क्या करें। पहला कदम है तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में जाए जहां वह अपराध घटित हुआ हो और आईपीसी की धारा 420 के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस शिकायत दर्ज करेगी और एक दैनिक डायरी
प्रविष्टि करेगी। पुलिस आपको पंजीकृत शिकायत की एक प्रति प्रदान करेगी। दूसरा, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो आप उस विशेष पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिल सकते हैं और उसे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कह सकते हैं। मामले में अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आप अपनी शिकायत की एक प्रति सहायक पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। यहाँ शिकायत पत्र की रिसीविंग लेना न भूलें और इसको संभाल कर रखें। तीसरा कदम है, अगर एसीपी या डीसीपी भी आपके शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो अदालत के पास एफआईआर दर्ज करने की शक्ति है। एफआईआर दर्ज करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता न्यायालय यूएस 156(3) में आवेदन दायर करें। न्यायालय में उक्त आवेदन भरने के लिए एसीपी या डीसीपी की रसीदें या शिकायत की रिसीविंग दिखाना अनिवार्य है। धारा 420 के मामले में सजा और जमानत का प्रावधान क्या है, इसको समझते हैं। पहला है, इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष कारावास निर्धारित किया गया है जो कि न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाता है। कारावास के दंड के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान है जो कि न्यायाधीश जुर्म की संगीनता के आधार पर तय करते हैं। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता भी किया जा सकता है। अब आईपीसी की धारा 406 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 406 भारतीय दंड संहिता की धारा 406 अमानत में खयानत के मामलों में लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध है। पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय को लेकर इस धारा के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या उसकी किसी भी प्रकार की निधि इत्यादि पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, उस संपत्ति का व्यय करता है या उसे किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लेता है तो वह विश्वास के आपराधिक हनन की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसका उल्लेख आईपीसी की धारा 405 में स्पष्टीकरण के साथ किया गया है। आइए आईपीसी की धारा 406 को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि कोई कंपनी का मालिक उसी कंपनी के किसी कर्मचारी के भविष्य निधि के लिए उसकी मजदूरी में से कुछ राशि की कटौती कर लेता है पर उसे उस कर्मचारी के निधि खाता में जमा न करके उसका दुरुपयोग या अपने लिए प्रयोग करता है तो वह मालिक इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। यह विश्वास का आपराधिक हनन किसी भी विल, निधि, अचल संपत्ति या चल संपत्ति से संबंधित हो सकता है और जब पीड़ित व्यक्ति इस बात की शिकायत अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस थाने में करता है तो पीड़ित व्यक्ति की सूचना पर पुलिस के अधिकारी द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जाता है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित इस धारा का अपराध गैर जमानती अपराध माना गया है, इसलिए पुलिस के अधिकारी भी इस संगीन अपराध की अच्छे से छानबीन करते हैं। आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत सजा का क्या प्रावधान है, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में विश्वास के आपराधिक हनन के लिए न्यायालय द्वारा सुनाई जाने वाली सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और केवल यही नहीं, कारावास की सज़ा के साथ साथ दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है या फिर भारतीय दंड संहिता में ऐसे दोषी व्यक्ति पर ये दोनों सज़ा लगाए जाने का भी प्रावधान दिया गया है। आर्थिक दंड की राशि न्यायालय अपने विवेक से निर्धारित करती है, जिसमें न्यायालय आरोपी व्यक्ति के द्वारा किए गए जुर्म की गंभीरता
और आरोपी की हैसियत को ध्यान में रखती है। धारा 406 के मामले में जमानत का क्या प्रावधान रखा गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में एक गैर जमानती अपराध की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि धारा 406 के अनुसार आरोपी को जमानत बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है, या यह भी कह सकते हैं कि जमानत प्राप्त ही नहीं होती है। ऐसे अपराध में एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से तो जमानत प्राप्त हो ही नहीं सकती है और जिला न्यायालय से भी जमानत की याचिका को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे अपराध में जब एक आरोपी अपने प्रदेश की उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर करता है तो केवल आरोपी या उसके परिवार में किसी आपात स्थिति होने के कारण ही उसे जमानत मिल सकती है, किंतु उच्च न्यायालय में भी जमानत मिलने के अवसर काफ़ी कम होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के मामले में किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करता है तो उसकी याचिका निरस्त कर दी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 अमानत में खयानत के मामलों में लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध है। पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय को लेकर इस धारा के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है। अब आईपीसी की धारा 467 पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 फर्जीवाड़ा पर लागू होती है। यदि किसी संपत्ति को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से हथिया लिया गया है तथा उस पर अपना कब्जा जमा लिया गया है, तब पीड़ित व्यक्ति ऐसे मामले में इस धारा के अंतर्गत शिकायत कर सकता है। आजकल फर्जीवाड़ा इतना हो गया है कि हर चीज़ में फर्जी काम होते हैं। लोग पैसों के लिए किसी के भी साथ फर्जी कर देते हैं या खुद का फ़ायदा करने के लिए दूसरों से फर्जी काम करवा देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी परीक्षा में असल व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को बिठा देते हैं। किसी कानूनी दस्तावेज में भी फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है। आईपीसी धारा 467 क्या है, इसे भी समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनवाता है जो एक मूल्यवान संपत्ति या कोई संतान गोद ले किसी मूल्यवान संपत्ति को बनाने या बिगाड़ने के लिए अधिकार प्रदान करता है, या फिर किसी धन संपत्ति या किसी भी दस्तावेज को अपने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाता है, जबकि वह संपत्ति या वस्तु उसकी खुद की नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति पर न्यायालय द्वारा आईपीसी की सेक्शन 467 के तहत दंड दिया जाता है। किसी के साथ फर्जीवाड़ा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। किसी की संपत्ति को धोखे से अपने नाम कराना या फर्जी दस्तावेज बनवाकर किसी मूल्यवान कागज पर दस्तखत करवाना, यह सब फर्जीवाड़ा कहलाता है। धारा 467 में सजा का प्रावधान क्या है, इसको भी देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई फर्जी दस्तावेज बनवाकर किसी की संपत्ति को खुद के नाम करता है तो ऐसी जालसाजी करने के लिए अपराधी के लिए उचित दंड का प्रावधान है। ऐसे फर्जीवाड़ा करने पर आरोपी को 10 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है और यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है। किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। न्यायालय आरोपी की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार सजा निर्धारित करता है। सिविल कानून का नाम सुनकर ही जनता के भीतर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का भयावह दृश्य सामने आ जाता है। यह बात सच है कि भारत की अदालतों में न्याय की प्रक्रिया अत्यंत लंबा और खर्चीला है, जहां कोई भी वंचित व्यक्ति अपने मामले को लेकर जाने से भयभीत हो जाता है, क्योंकि अदालत में जाना समय और धन दोनों का नुकसान करना होता है। पर अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें कानून ने शीघ्र और सस्ती राहत उपलब्ध कराई है। उन्हीं मामलों में यह मामला भी आता है कि जहां किसी व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया जाता है
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 त्वरित न्याय हेतु भारत की संसद द्वारा बनाया गया यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम की धारा 6 इस समस्या से निपटने का समाधान उपलब्ध करवाती है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है और ऐसा बेदखल किसी वैधानिक कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि मनमर्जी से किसी व्यक्ति की संपत्ति में घुसकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया गया है। वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित को सरल और त्वरित न्याय दिया जाता है। अब धारा 6 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली यह है कि ऐसा कोई भी मुकदमा किसी संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर 6 माह की अवधि के भीतर लगाया जाएगा। यदि ऐसा वाद यह अवधि बीत जाने के बाद लगाया जाता है, तब न्यायालय इस बात पर सुनवाई नहीं करेगा और फिर वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के माध्यम से लगाया जाएगा तथा वह प्रक्रिया लंबी होगी। इस धारा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध यदि कोई दावा लाया जाना है तो ऐसा दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लाया जाएगा, न कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 की 3 मुख्य विशेषताएं हैं और पहला है, यह धारा केवल आम नागरिकों को एक दूसरे से संरक्षण प्रदान करती है और पीड़ितों को शीघ्र न्याय देने के उद्देश्य से बनाई गई है। और दूसरा है, इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत यदि न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है या कोई डिक्री पारित कर दी जाती है, तो ऐसी डिक्री के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकेगी। कोई विधि और रिवीजन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान को जोड़ने से प्रक्रिया लंबी नहीं होती है और पीड़ित को जल्दी न्याय मिल जाता है। और तीसरा है, धारा 6 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है, भले ही वह संपत्ति का मालिक हो या उस संपत्ति का किराएदार हो या उस संपत्ति का पट्टेदार हो। संपत्ति से बेदखल करना एक कानूनी प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है तो उसे उस कब्जे से एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सकता है। किसी भी अवैध रूप से किसी व्यक्ति को संपत्ति से नहीं निकाला जा सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कमज़ोर और सभ्य नागरिक जो किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहते हैं, उनके भूखंड और कृषि भूमि पर आपराधिक किस्म के लोग कब्जा कर लेते हैं। साधारणतः यह धारा ऐसे ही मामलों के लिए बनाई गई है और इस धारा का लक्ष्य ऐसे ही मामलों को शीघ्रता से निपटाना है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई भूखंड खरीदा है और उस भूखंड पर किन्हीं गुंडों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तब उन गुंडों के विरुद्ध स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत वाद लाया जा सकता है और साथ ही साथ आपराधिक मामला भी स्थापित करवाया जा सकता है, जिससे उन्हें दंड दिया जा सके और दोबारा उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी भी सभी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जाए। इन सब बातों के विपरीत एक संपत्ति के स्वामी को यह परामर्श है कि कानून तो अपनी जगह है ही, परंतु उसे भी अपनी संपत्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपनी किसी भी भूमि या संपत्ति को बेकब्जा नहीं छोड़ना चाहिए। उस पर अपना यथेष्ट कब्जा बनाकर रखना चाहिए, जिससे न्यायालयों में जाने का अवसर ही नहीं आए। अवैध कब्जे के मामले अधिकांश वहाँ होते हैं जहाँ मालिक द्वारा लापरवाही पूर्वक किसी भूखंड या खेत को छोड़ दिया जाता है और उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज के कानूनी चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। विशेष कानूनी सहायता के लिए चैनल का मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।